फ्रेंड्स, माई सेल्फ सर्वेश कुमार। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सीखा था इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में और आज हम सीखेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, तो आज का टॉपिक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बेसिकली होता क्या है जरा समझते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम में हम करते क्या थे कि किसी भी सोर्स से जो लाइट इमिट हो रही थी उस लाइट को डायरेक्टली हम एनालाइज करते थे। एनालाइज करने का मतलब क्या है, उस लाइट को हम डायरेक्टली किस में पास करते थे, प्रिज्म पर पास करते थे, जिससे कि वो जितने भी कलर के वेवलेंथ से मिलकर बना होता था या जिससे जितने भी वेवलेंथ से मिलकर बना होता था उन सारे वेवलेंथ में ब्रेक हो जाता था। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में करना क्या है कि किसी भी सोर्स से जो लाइट निकलेगा उस लाइट को डायरेक्टली हमें प्रिज्म पर पास नहीं करना है, उसको पहले किसी एक सॉल्यूशन से या फिर किसी एक एलिमेंट या सब्सटेंस के वेपर्स में एब्जॉर्ब कराना है। उसके बाद जो लाइट बचेगा उस लाइट को हमें एनालाइज करना है प्रिज्म पर या फिर स्पेक्ट्रोस्कोप पर पास करके। तो देखते हैं, when white light from any source is first passed through the solutions or vapors of a chemical substance and then analyzed by the spectroscope, it is observed that some dark lines are obtained in the continuous spectrum। तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि जब किसी भी सोर्स से व्हाइट लाइट इमिट होता है उस व्हाइट लाइट को हमने डायरेक्टली प्रिज्म पर पास नहीं किया, पहले उसको किसी एक सॉल्यूशन से या फिर किसी सब्सटेंस के वेपर्स में एब्जॉर्ब कराया और एब्जॉर्ब कराने के बाद जो लाइट बचा उसको हमने पास किया प्रिज्म पर या स्पेक्ट्रोस्कोप पर। तो हमने ये देखा कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कुछ डार्क लाइंस आ गए। अब डार्क लाइंस आने का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर का वेवलेंथ डिसअपीयर हो गया। ठीक, these dark lines are supposed to result from the fact that when white light is passed through the chemical substance, radiation of certain wavelength are absorbed। अब ये जो लाइंस मिल रहे हैं हमें डार्क लाइंस, अब डार्क लाइंस मिलने का मतलब क्या है कि वहां पर जो लाइन था वो लाइन क्या होगा, डिसअपीयर होगा, उस कलर का वेवलेंथ डिसअपीयर हो गया। तो ये सपोज किया गया कि उस पर्टिकुलर कलर का वेवलेंथ क्या हुआ, जिस सब्सटेंस से हमने व्हाइट लाइट को पास किया था उस सब्सटेंस को उसको एब्जॉर्ब कर लिया। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एलिमेंट, यदि हम जो केमिकल सब्सटेंस में एब्जॉर्ब कराने वाले हैं वो डिफरेंट सब्सटेंस लेंगे तो जो लाइन एब्जॉर्ब होगी उसका वेवलेंथ क्या होगा, डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम की केस में वो येलो कलर की लाइन एब्जॉर्ब करेगा, पोटेशियम की केस में वायलेट कलर की लाइन एब्जॉर्ब करेगा। फर्दर आगे एक चीज और ऑब्जर्व की गई, फर्दर इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द डार्क लाइंस आर एट द सेम प्लेस where colored lines are obtained in the emission spectrum for the same substance। तो आगे ये चीज भी ऑब्जर्व की गई कि जो डार्क लाइंस मिल रहे हैं, डार्क लाइंस एग्जैक्टली उसी जगह पे मिल रहे हैं जहां पर उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के इमिशन स्पेक्ट्रम में कलर्ड लाइंस मिल रहे हैं। इसके लिए जरा समझते हैं। तो जब हमने सोडियम का स्पेक्ट्रम लिया था तो सोडियम के स्पेक्ट्रम में फोटोग्राफिक प्लेट पर हमको दो लाइन मिलते हैं येलो कलर जिसका वेवलेंथ था 5896 और 5890। ठीक, तो सपोज करें अपने पास क्या है, एक प्रिज्म था जिसमें लाइट पास करें, आपको सोडियम लैंप था, देख रहे थे हम यहाँ से दो वेवलेंथ मिल रहे थे येलो कलर के 5896 एंगस्ट्रॉम एंड 5890 एंगस्ट्रॉम। तो ये तब मिल रहे थे जब हम सोडियम का इमिशन स्पेक्ट्रम करें, ये NaCl सॉल्यूशन था, मतलब बंसन फ्लेम था जिसमें हमने NaCl प्लैटिनम किया किया। ठीक, लेकिन अब हम क्या करें कि यहां से कोई बल्ब है जिससे व्हाइट लाइट आ रही है, एक बल्ब है जिससे यहाँ पर सन है, कुछ भी सपोज कर सकते हैं, यहाँ से व्हाइट लाइट आ रही है। उस व्हाइट लाइट को हमने, तो व्हाइट लाइट है यहाँ पर, उस लाइट को हमने डायरेक्टली प्रिज्म पर पास किया
तो हमें पता है कि 7 कलर के बैंड से ब्रेक हो जाता है और इसको बोलते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, हमें यहाँ पर कलर बैंड्स मिलेंगे 7 कलर के, जिसको बोलते हैं विबगियो, आप जानते हैं वॉलेट इस टाइप से। तो ये था व्हाइट लाइट को हमने डायरेक्टली प्रिज्म पर पास किया और प्रिज्म पर पास करने के बाद उसको सीधे किस पे एनालाइज किया, हमने फोटोग्राफिक प्लेट पे एनालाइज किया। अब जरा हम यही पर बेटा सोडियम का इलेक्ट्रॉन वायर है, एक बार बिल्कुल समझते हैं। सोडियम का इमिशन स्पेक्ट्रम देखें, हमें 2 लाइंस मिलते थे, एक 5896 एंगस्ट्रॉम और एक 5890 एंगस्ट्रॉम, जो कि येलो रीजन में मिलते थे। अब हम क्या करें, ये भी इमिशन स्पेक्ट्रम है, ये भी इमिशन स्पेक्ट्रम है, बट ये इमिशन कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ये इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम है। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में करना क्या है कि जो व्हाइट लाइट है उसको डायरेक्टली प्रिज्म पर पास करना है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेंगे जहां पर हम NaCl डालेंगे। अब जो लाइट आएगी व्हाइट लाइट, पहले उसको NaCl में पास करेंगे, उसके बाद जो लाइट यहाँ से निकलेगा उस लाइट को हम क्या करेंगे, प्रिज्म पर पास करेंगे। तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसे बोलेंगे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या है कि जो लाइट इमिट हो रहा उस लाइट को हम डायरेक्टली प्रिज्म पर पास नहीं करेंगे, पहले किसी एक सब्सटेंस में एब्जॉर्ब कराएंगे और उसके बाद जो लाइट वहां से निकलेगा उसको हम क्या कराएंगे, प्रिज्म पर प्रिज्म पर पास कराएंगे। तो हमने क्या देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि जब हम यहाँ पर NaCl देखा तो यहाँ पर 7 कलर के बैंड्स मिल रहे थे, मींस यहाँ से हम बोले रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो वाले, ये 7 कलर के बैंड मिलेंगे और ये कंटिन्यूअस होंगे। लेकिन जैसे NaCl डालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये सारे बैंड को मिलेंगे कलर, लेकिन येलो कलर का जो रीजन होगा वहां पर 2 डार्क लाइन आएंगे। अब 2 डार्क लाइन आने का मतलब ये है कि वो दोनों वेवलेंथ क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। अब एब्जॉर्ब कैसे होगा, उसका रीजन क्या है कि जब व्हाइट लाइट को हम NaCl सॉल्यूशन में पास करेंगे तो जो सोडियम के एटम होंगे, सोडियम के एटम में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्साइट होंगे। जब सोडियम के एटम में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे तो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को यूज कर लेंगे। तो एक्साइट होने में कुछ वेवलेंथ यूज करेगा जिससे वो कहां पहुंच जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। और जब वो कुछ वेवलेंथ यूज कर लेगा तो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ क्या होगा, नहीं। तो इसको हम जरा डायग्राम से समझते हैं कि डायग्राम की हेल्प समझेंगे तो और आसानी हो जाएगी समझने में। देख रहे हैं कोई एक सोर्स है जहां से व्हाइट लाइट आ रहा है और उसको हमने सिलेक्ट की हेल्प से नैरो बीम में कन्वर्ट किया। उसके बाद व्हाइट लाइट को हमने डायरेक्टली प्रिज्म पर पास नहीं किया। ठीक, हमने क्या किया, उस व्हाइट लाइट को NaCl सॉल्यूशन में पास किया और उसके बाद जो लाइट निकला उस लाइट को हमने प्रिज्म पर पास किया, प्रिज्म में पास करके एनालाइज किया। तो एनालाइज करने के बाद उसको हमने फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव किया। तो फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि वैसे 7 कलर के बैंड्स मिल रहे हैं, लेकिन जब हम येलो रीजन देखेंगे, येलो रीजन में 2 डार्क लाइन आ जाएंगे। डार्क लाइन आने का मतलब ये है कि वहां पर कोई वेवलेंथ नहीं मिला। अब वो कौन कौन सी वेवलेंथ जो नहीं मिलेंगे, देखो इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता था कि जब हम सोडियम का इमिशन स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते थे तो उसमें 2 लाइन क्या होते थे, ऑब्टेन होते थे येलो कलर के, एक 5896 एंगस्ट्रॉम का और एक 5890 एंगस्ट्रॉम का। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि जब हम कंटीन्यूअस बैंड में देखेंगे तो येलो रीजन में 2 लाइन क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे, जिनका वेवलेंथ क्या होगा, 5896 एंगस्ट्रॉम और 5890 एंगस्ट्रॉम। तो जब वो लाइन डिसअपीयर हो जाएंगे तो वहां पर फोटोग्राफिक प्लेट कैसे रहेगा, डार्क ही रहेगा, हमें डार्क दिखेगा। ये तो डायग्राम, एक्चुअल में डायग्राम देखना है कैसे दिखेगा तो वो भी देख पा, वो भी अटैच करें बेटा साथ में, देखो। तो जो नीचे वाला डायग्राम है वो नीचे वाला डायग्राम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम। ऊपर वाला डायग्राम देखो, जो ऊपर वाला डायग्राम है वो है इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम।
तो जब सोडियम का एमिशन स्पेक्ट्रम था तो पूरा फोटोग्राफिक प्लेट ब्लैक था, उसमें केवल दो लाइन मिले थे हमें येलो कलर के, जिनके वेवलेंथ थे 5896 और 5890 एंगस्ट्रॉम। ऊपर वाला था एमिशन स्पेक्ट्रम, नीचे वाला क्या है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। तो नीचे वाले में हमने क्या किया, जब व्हाइट लाइट को NaCl सॉल्यूशन से पास करके प्रिज्म पे पास किया तो हमने देखा कि जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसमें वैसे बैंड बन रहे हैं जैसे रेड कलर का, ऑरेंज कलर का, येलो कलर का, जैसे बैंड पहले बन रहे थे वैसे बैंड अभी बन रहे हैं। लेकिन देख रहे हैं येलो कलर में क्या होगा, तो डार्क स्पेस आ गया। अब डार्क स्पेस आने का मतलब ये है कि ये दो कलर के वेवलेंथ यहाँ पर अपीयर नहीं होंगे। अपीयर क्यों नहीं होंगे, ये मैंने रीजन थोड़ी देर पहले समझाया था आपको कि जब हम व्हाइट लाइट को NaCl सॉल्यूशन से पास करेंगे तो जो सोडियम के इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो कुछ वेवलेंथ क्या कर लेंगे, वो यूज कर लेंगे, और जिस वेवलेंथ को यूज कर लेंगे तो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइन वहाँ पर ऑब्टेन नहीं होगा। तो ये होता है बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसी तरीके से देखें हाइड्रोजन के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो जो नीचे वाला डायग्राम है उस नीचे वाले डायग्राम में हमने शो किया है एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में हम देख पा रहे हैं कुछ लाइंस हमें मिल रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, बाकी फोटोग्राफिक प्लेट क्या है डार्क है। अब सपोज करो हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम करते व्हाइट लाइट का, तो पूरा फोटोग्राफिक प्लेट क्या हो जाता है, कलर बैंड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ऊपर आपको डायग्राम में शो कर रखा है, उसमें कुछ लाइंस थोड़ी देर के लिए सपोज करो नहीं है, पूरा क्या कलर बैंड में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन जब किसी भी सोर्स से व्हाइट लाइट रिलीज हो और उसको हम क्या करें हाइड्रोजन गैस में ऑब्जॉर्ब कराएं, उसके बाद जो व्हाइट लाइट, उसके बाद जो लाइट बचे उस लाइट को हम प्रिज्म से पास कराएं, तो हम देखेंगे कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में भी क्या आ जाएंगे, कुछ डार्क लाइंस आ जाएंगे। अब वो डार्क लाइंस कैसे आएंगे, तो जब व्हाइट लाइट को हम हाइड्रोजन गैस से पास करेंगे तो हाइड्रोजन गैस में जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन होंगे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ग्राउंड स्टेट से क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। जब एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो कुछ पर्टिकुलर कलर के वेवलेंथ क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वो वेवलेंथ वहां पर क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। तो आप डायग्राम से देख पा रहे होंगे कि वही वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रहे हैं या डिसअपीयर हो रहे हैं जो एमिशन स्पेक्ट्रम में अपीयर हो रहे थे। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में जहां पर आपको हल्का सा रेड लाइन दिख रहा होगा वहां पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क स्पेस आ गया। तो इसका मतलब ये है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वही लाइन डिसअपीयर होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के एमिशन स्पेक्ट्रम में अपीयर होते हैं। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम रेडबर्ग फार्मूला। अच्छा, रेडबर्ग फार्मूला का यूज क्या है और इसको हम कब अप्लाई करते हैं, तो जरा देखते हैं। सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल आ रहा है, तो वो क्या करेगा, कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा। सपोज करो एनर्जी डेल्टा रेडिएट कर रहा है, तो उस एनर्जी के करस्पॉन्ड कुछ वेवलेंथ होगा। तो उस वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए रेडबर्ग ने एक फॉर्मूला दिया। अच्छा, इससे पहले हम उस वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के फॉर्मूला जानते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते थे, हम डेल्टा ही निकाले थे। डेल्टा ही कैसे, फाइनल स्टेट की एनर्जी और इनिशियल स्टेट की एनर्जी, यहाँ से डेल्टा ही आ जाता, और डेल्टा इक्वल ऐसे में लैम्डा इक्वल कर देते थे। तो यहाँ से क्या आ जाता था, जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी के करस्पॉन्ड वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन रेडबर्ग ने क्या किया, एक बहुत इजी फॉर्मूला थे, इससे इजी कि जब भी ट्रांजिशन होगा तो आप जो एनर्जी रिलीज होगा उस एनर्जी का वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपको टफ लगे तो आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और अदरवाइज इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या होता है रेडबर्ग फार्मूला, 1/लैम्डा, लैम्डा क्या है यहाँ पर, वेवलेंथ है जो लाइट एमिट हो रहा है उस लाइट का, इक्वल टू आर। आर क्या, रेडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1.097 into 10⁻⁷ मीटर इनवर्स into 1/nf²। nf वही है, जैसे यहाँ पर EF था मींस फाइनल ट्रांजिशन लेके कहाँ है। सपोज करो ये थर्ड सेल था, थर्ड सेल से फर्स्ट सेल आ रहा है, तो NF कितना होगा, 1 का स्क्वायर होगा, और Ni क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा। Z क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, ध्यान रखेंगे
ये फॉर्मूला भी तभी अप्लाई करना जब एलिमेंट में क्या हो, केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है, बट हीलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हीलियम की जगह ये एप्लीकेबल है He+। लिथियम के लिए एप्लीकेबल नहीं, बट Li2+ के लिए एप्लीकेबल है। तो ये फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं जब स्पेसीज क्या हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज हो। ठीक, तो ये तो हो गया फॉर्मूला। अब कभी बार पूछता बेटा कि फर्स्ट लाइन बामर सीरीज का उसका वेवलेंथ कैलकुलेट करो, सेकेंड लाइन का वेवलेंथ कैलकुलेट करो। तो हमने यहाँ आसानी के लिए आपको समझने में दिक्कत ना हो उसके हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया फर्स्ट लाइन क्या होता है। तो देखो पहले तो बामर सीरीज होता है, एक बार फिर से सपोज के समझ लेते हैं। लाइमन सीरीज होता है जब कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन लेके फर्स्ट स्टेट पर आए, जब वो सेकेंड से फर्स्ट आए, थर्ड से फर्स्ट आए, फोर्थ से फर्स्ट आए, कैसे भी फर्स्ट आए, तो जो सीरीज बनती है उसे बोलते हैं लाइमन सीरीज। और जब सेकंड पर आए तो उसे बोलते हैं हम बामर सीरीज। 3 से 2 आए, 4 से 2 आए, 5 से 2 आए, या फिर 6 से 2 आए, या फिर किसी भी और एनर्जी स्टेट से 2 पर आए तो उसे बोलते हैं बामर सीरीज। और जब 3 पर आए तो पास्टन सीरीज, 4 पर आए तो ब्रैकेट सीरीज, 5 पर आए तो फर्ड सीरीज। ठीक, अब बोला फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो सबसे पहला लाइन ऑफ बामर सीरीज होता है जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पर है। देखो बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन 2 पर ही है, तो पहला लाइन हुआ जब 3 से 2 पर है। सेकंड लाइन क्या होगा जब 4 से 2 पर है। थर्ड लाइन क्या होगा जब 5 से 2 पर है। फोर्थ लाइन क्या होगा जब 6 से 2 पर है। तो फर्स्ट लाइन होगा जब 3 से 2 ट्रांजिशन होगा, मींस इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल से सेकंड सेल पर है। सेकंड लाइन क्या होगा जब फोर्थ से सेकंड पर है। अब लिमिटिंग लाइन पूछ दिया, लिमिटिंग लाइन और लास्ट लाइन। तो लास्ट लाइन और लिमिटिंग लाइन वो होगा जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट ऑर्बिट से कहां पर आए, सेकंड पर आए। ये सारे बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और लास्ट लाइन। ठीक, अब इसी तरीके से पूछा गया फर्स्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज वो होता है जब इलेक्ट्रॉन कैसे भी ट्रांजिशन लेकर फोर्थ पर आए। तो फर्स्ट लाइन लेना है, तो फर्स्ट लाइन के लिए क्या होगा 5 से 4। अच्छा, सेकंड लाइन होता तो 6 से 4, थर्ड लाइन होता तो 7 से 4। इसी तरीके से सेकेंड लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज। तो पार्शियल सीरीज वो होता है जब इलेक्ट्रॉन गैस में ट्रांजिशन लेके थर्ड पर आए। तो जब 4 से थर्ड आएगा तो फर्स्ट लाइन मिलेगी, और जब 5 से थर्ड आएगा तो सेकेंड लाइन मिलेगी। तो सेकेंड लाइन। तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही।